नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज का जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो हम स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लासेस में हम इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम किसकी मदद से पढ़ेंगे, हम इसको डेराइव करेंगे प्लैंक्स रेडिएशन। ठीक है, प्लैंक रेडिएशन लॉ की मदद से हम इसको डेराइव करना है। हमें समझ में आ गई बात। ठीक है, तो हम पहले क्विक रिव्यू मैं आपको बता देता हूँ कि प्लैंक रेडिएशन लॉ होता क्या है। तो प्लैंक रेडिएशन लॉ बेसिकली क्या डिस्क्राइब करता है। प्लैंक रेडिएशन लॉ स्पेक्ट्रल डेंसिटी जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, वो डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो जो ब्लैक बॉडी होती है हमारे पास, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करती है, तो उसका जो स्पेक्ट्रम मिलता है, ठीक है, तो ब्लैक बॉडी कब इमिट करती है, जब ब्लैक बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में होती है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करती है, उसका जो स्पेक्ट्रम होता है, ब्लैक बॉडी कर्व जो होता है, उसको एक्सप्लेन करता है कौन, प्लैंक रेडिएशन लॉ। तो ये हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में डिटेल्ड डिस्कस हम इनका कर चुके हैं। ठीक है ना। तो प्लैंक रेडिएशन लॉ को हम फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में इस तरीके से लिखते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स, और ये क्या होती है, एवरेज एनर्जी होती है ऑसिलेटर की। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, वेवलेंथ की टर्म्स में। ठीक है, तो इन्हीं का हमें इस्तेमाल करना है। हम बेसिकली वेवलेंथ की टर्म्स में लेंगे और हम सारा अपना जो बोल्ट्जमैन स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है, इसको हमको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, हम प्लैंक रेडिएशन की लॉ की मदद से ना ऑलरेडी हम रेले जीन्स लॉ और वेन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, क्या डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये हम दो चीज़ ऑलरेडी प्लैंक रेडिएशन लॉ से डेराइव कर चुके हैं, ये दोनों लॉ। आज हम क्या करेंगे, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को डेराइव करने के लिए हम स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ किसके बात करता है, एनर्जी डेंसिटी की तो बात करता है। तो हमारे पास यदि आप ध्यान से देखो, ये जो है, ये क्या है, एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वेवलेंथ इंटरवल है। ये क्या है, ध्यान से देखना, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तो क्या हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी। समझ में आया। और यदि मैं वेवलेंथ की भी बात करूंगा, देखो मैं डायमेंशन वाइज, देखो किसकी बात कर रहा हूँ मैं, डायमेंशन वाइज देखो ध्यान से। तो यदि मैं वेवलेंथ भी नीचे लिखूंगा डिनोमिनेटर में, तो ये क्या बन जाएगा, स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी। यदि मैं यहाँ वेवलेंथ नहीं लिखूंगा, तो ये क्या बनेगा, एनर्जी डेंसिटी। समझ में आई बात। अब खुद देखो, यदि मैं वेवलेंथ भी लिख रहा हूँ, तो ये स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी बन जाएगा। समझ में आया। तो जी हमारे पास ये स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी है ना, वेवलेंथ और किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का फंक्शन है। समझ में आई बात। ध्यान से देखो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अब जब मेरे पास ये चीज़ है, तो ये क्या, स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी। यदि मैं इसमें वेवलेंथ की गुण मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो खाली क्या बनेगा, मेरे क्या मिलना चाहिए, मुझे क्या मिलना चाहिए, एनर्जी डेंसिटी मिलनी चाहिए। और वो वेवलेंथ का फंक्शन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होगा। समझ में, क्योंकि वेवलेंथ क्या हो गया, कट गया। तो वही कह रहा है, तो टोटल एनर्जी डेंसिटी कब मिलेगी, तो देखो देखो टेम्परेचर का फंक्शन है। अब देखो, स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी में किसका डायमेंशन वाइज ध्यान से देखो, किसका मल्टीप्लिकेशन हो रखता है, वेवलेंथ इंटरवल। ये वेवलेंथ इंटरवल है, क्या है, वेवलेंथ इंटरवल है। ठीक है ना। तो डायमेंशन वाइज आप देखोगे, तो डिनोमिनेटर में इसके भी वेवलेंथ होता है, कट जाएगा, तो टेम्परेचर का फंक्शन रहेगा, और वो खाली क्या देगा, एनर्जी डेंसिटी देगा हमें। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो ये है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला है प्लैंक रेडिएशन लॉ से, उसको उठा के सीधा रख दिया। तो 8πhc/λ⁵ 1/e⁻hc/λ⁵ तो हमने ये किया है। समझ में आ गई बात। ठीक है, अब कुछ नहीं है, अब ध्यान से देखना इस चीज़ को, यही तो है हमारे पास, λ⁵ 1/e⁻hc⁻⁰ ये है। अब हमने क्या करना है, hc/λ⁵ को क्या मान लेंगे हम, hc/λ⁵ को मान लिया मैंने x। ठीक है, कोई डाउट है, डाउट नहीं होना चाहिए। तो मेरे पास लैम्डा क्या आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास, आप इस चीज़ को गौर से देखना, KT, ये आ गया 1/x, ये x नीचे चला गया। तो जब मैं दोनों से डिफ्रेंशिएशन करूंगा, तो मेरे पास क्या मिलेगा, डेल लैम्डा माइनस hc, ये तो कांस्टेंट है, hc/kt, तो 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, -1/x² dx। समझ में। तो यही हमारे पास आया है। ठीक है ना, तो x हमने ये मान लिया, तो देखो e⁻x हो जाएगा यहाँ पे, तो ये देखो हो गया e⁻x -1। ठीक है, समझ में आई बात। कोई डाउट है, डाउट नहीं होना चाहिए। और 8πhc/λ क्या मेरे पास 5, ये तो कांस्टेंट है ना,
ये देखो लैम्डा की वैल्यू, अब हमारे पास हमें एक्स की टर्म में लेना है ना, डी एक्स आ जाएगा। देखो डेल लैम्डा की वैल्यू उठा के रख दो, ये हमने डेल लैम्डा की वैल्यू रख दी, ठीक है, ये तो डेल लैम्डा हो गया, ई टू द पावर एक्स माइनस वन हो गया, ठीक है। अब हमारे पास एक्स की डी एक्स की फॉर्म में आया, तो लैम्डा की वैल्यू कहाँ से लिखेंगे, लैम्डा की वैल्यू यहीं से लिख देंगे ना उठा के, तो लैम्डा यहाँ से कितना आएगा, एच सी अपॉन में के टी एक्स, यही तो है। और इसको जब मैं लैम्डा की पावर 5 करूँगा तो यही तो आएगा, तो वही देखो यहाँ पे नीचे लैम्डा की पावर 5 को क्या ये लिख दिया मैंने, ठीक है, अभी एक्स की फॉर्म में आ गया, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखना है इस चीज़ को, अब यहाँ नीचे x की पावर 5 है ना, वो ऊपर जाएगा मेरे पास, x की पावर 5 यहाँ बचेगा, x की पावर 2 है तो कट के क्या आ जाएगा, x की पावर क्यूब, और e टू द पावर x माइनस के 1, ये मेरे पास e टू द पावर x माइनस 1 आ गया। और बाकी जो कांस्टेंट है सारा बाहर ले लिया, ए टू द पावर 5 है, के बी टी है ना, समझ में आया, ये सारा कांस्टेंट मैंने क्या ले लिया बाहर, सिंपल मैथमेटिक्स है। अब आपको ध्यान रखना है गौर से, देखो मैथमेटिकल फिजिक्स में भी आप ये चीज़ें पढ़ोगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, क्या होता है, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होता है, जो आपको याद रखना है, एक्स की पावर क्यूब एक्स माइनस वन डी एक्स जो होता है क्या होता है, पाई की पावर 14 अपॉन में, ओ सॉरी पाई की पावर 4 अपॉन में 15, ये होता है हमारे पास, ठीक है, समझ में आई बात। तो कुछ नहीं करना, इस इंटीग्रेशन का हमने वैल्यू उठा के रख दिया, पाई टू द पावर 14, तो ये कुछ एक्सप्रेशन है जो आपको ध्यान रखने हैं, ये हमने सिंपली यहाँ पे रखा उठा के, पाई की पावर 4 अपॉन में 15, ठीक है। तो मेरे पास एनर्जी डेंसिटी क्या आएगा, ध्यान से देखो, तो मेरे पास एनर्जी डेंसिटी क्या है, देखो टेम्परेचर का ही तो फंक्शन है ये, टेम्परेचर ही है इसमें, 8 के स्क्वायर टी की पावर 4, समझ में आया, 15 एच क्यूब सी क्यूब, ये आ गया मेरे पास, समझ में आया बात, ठीक है। अच्छा अब देखो इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, गौर से ध्यान से देखना, 4 और सी, देखो 4 यहाँ से ले लिया, सी यहाँ से ले लिया, तो यहाँ 2 लिखना चाहिए मेरे को, ये क्या बचेगा, पाई की पावर 4 के की पावर 4, ठीक है, ये 15 एच क्यूब और यह सी स्क्वायर आ गया, क्योंकि एक सी मैंने यहाँ लिखा हुआ है, समझ में आ गई बात, और ये टी की पावर 4, तो ये मेरे पास जो होता है 4 अपॉन में सी, और यही होता है मेरे पास, ये क्या होता है, ध्यान से देखो, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, समझ में आई बात, और ये टी की पावर 4, कोई डाउट है। तो मेरे पास जो स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है उसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, सिग्मा क्या होता है, 2 की पावर 5, ठीक है ना, ये हाँ ये सॉरी यहाँ पे 5 आएगा, ये 5, ठीक है, समझ में आई बात, तो 2 पाई की पावर 5 के 4 15 एच क्यूब सी स्क्वायर, ये हमारे पास क्या स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, समझ में आ गई बात। अब ये मेरे पास एनर्जी डेंसिटी है, क्या है, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, समझ में आई बात। अच्छा तो देखो ये 4 अपॉन में सी सिग्मा टी की पावर 4। अब यदि गौर से देखो, यदि मैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ की बात करूँ, तो स्टीफन बोल्ट्जमैन जो लॉ होता है ना, वो इंटेंसिटी टर्म्स में डिफाइन होता है, कैसे, देखो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ यदि मैं लिखूँ, फॉर टोटल पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया, देखो टोटल पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया, पावर और एरिया, इसको बेसिकली हम इंटेंसिटी बोलते हैं। तो ये जो टोटल पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी बोलते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे इसको पी से लिखा हुआ है, क्योंकि आप देखोगे जेटली की बुक में ना इसको पी से डिफाइन किया गया, काफ़ी बुक में इसको आई से भी लिख सकते हैं आप, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है, तो ये इंटेंसिटी के लिए डिफाइन है, यहाँ तो हमने एनर्जी डेंसिटी निकाला है, तो जो टोटल पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मैंने स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ जब डिफाइन किया था तो ये बात बताई थी, ठीक है ना, समझ में आई बात, तो ये चीज़ है। अच्छा तो ये इंटेंसिटी है एक तरीके से, पी क्या इंटेंसिटी है, तो जो इंटेंसिटी है और एनर्जी डेंसिटी का क्या रिलेशन होता है, सी टू द पावर 4, और ये होता है मेरे पास एनर्जी डेंसिटी, ये होता है इंटेंसिटी और एनर्जी डेंसिटी का ये रिलेशन होता है, जब बॉडी क्या करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करती है। थर्मोडायनेमिक्स में इंटेंसिटी और जो रेडिएशन का जो रिलेशन होता है, एनर्जी डेंसिटी का रिलेशन होता है, ये होता है जी, ठीक है, ये हमने इसको पी लिखा हुआ है, इसको हम पी से डिनोट कर देते हैं, समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक।
ठीक है। तो ये मेरे पास इंटेंसिटी है। मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। पी की पावर सी अपॉन में 4, ठीक है। अब ये वैल्यू मैं उठा के रख दूंगा यहाँ पे, सिग्मा टी की पावर 4, 4 से 4 कटा, सी से सी कटा, और मेरे पास यही तो होता है, P इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4, ठीक है ना। काफ़ी बुक्स में ना इसको ई से भी लिखते हैं, ई इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4, या काफ़ी बुक में इंटेंसिटी टी की पावर 4। बस आपको ध्यान रखना इसका यूनिट इंटेंसिटी होता है ना, इंटेंसिटी होता है, ठीक है ना। इसलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कोई इसको एनर्जी समझता है ना, है तो बेसिकली एनर्जी, पर डायमेंशनली वाइज देखो तो इंटेंसिटी होता है, ठीक है ना। तो ये है, ये पावर नहीं है, ध्यान रखना, ये इंटेंसिटी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप इसको चाहो तो सिंबल को थोड़ा सा पीक पावर का, वो इंटेंसिटी का ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये था हमारे पास स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो यदि कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो हमने स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ हमने पढ़ा। अभी मैं एक और चीज़ आपको देखो बता देता हूँ, हमने प्लैंक लॉ पढ़ा है ना, तो प्लैंक लॉ से हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने रेले जीन्स लॉ को भी डेराइव किया है, हमने वेन्स लॉ को भी डेराइव किया है ना, और हमने स्टीफन लॉ को भी हमने क्या कर लिया, डिराइव कर लिया। तो ये जो वेन्स लॉ हमने डिराइव किया ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ डिराइव किया है, क्या, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वेन्स एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। एक और रहता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट लॉ हम पढ़ेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट लॉ बेसिकली ये होता है हमारे पास, ठीक है ना। यानी जैसे जैसे वेवलेंथ डिक्रीज होता है तो जो इंटेंसिटी पीक होती है हमारे पास वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होने लगती है। तो ये भी हम चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।